डिस्कशन किया था बेटा कि डाउन द ग्रुप जाने पर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 16, 17, 18 यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाने पर लगातार साइज क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोगों ने बात करा था कि यहाँ पर जो यहाँ पर है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा, टीसी, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा, एलसी। यहाँ पर साइज लगातार बढ़ता जा रहा है, यहाँ साइज बराबर है, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर एलसी। यहाँ पर लगातार साइज बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ग्रुप 16, 17, 18 में देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा सेकेंड ईयर लाएंगे एसी में साइज का ऑर्डर कुछ ऐसा था, और यहां से लेकर यहां तक के जो साइज का ऑर्डर था 3D से बड़ा 4D, 3D से बड़ा 4D, और 4D और 5D का साइज लगभग बराबर ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद आपको बोला था कि जनरली ऊपर वाले और नीचे वाले में जहां कॉन्ट्रैक्शन लगता है, नीचे वाले का साइज जनरली बड़ा होता है, लेकिन जहां पर पहली बार टीसी लगा, जहां पर पहली बार एलसी लगा, वहां साइज का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो इसकी वैल्यूज वगैरह भी आपको बता दी गई थी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इस पॉइंट को डिस्कशन करने के बाद नेक्स्ट केस की तरफ आते हैं। हमने ग्राफ बना लिया था, उस ग्राफ के बाद एक और ऑर्डर हमको बनाना है। वो ऑर्डर कौन सा है, एस ब्लॉक का। बना लिया था एस ब्लॉक का, नहीं बनाया था। चलिए एक ऑर्डर हमको बनाना है, पूरे एस ब्लॉक के साइज का ऑर्डर बनाना है। और पूरे एस ब्लॉक के जब हम साइज का ऑर्डर बना रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके सामने लिखा जा रहा है ग्रुप 1, और यहां पर क्या लिखा जा रहा है बेटा, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आ गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। फ्रांसियम नहीं लिख रहे क्योंकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, और हाइड्रोजन इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंगली ग्रुप 2 में कोई एलिमेंट नहीं होता है ना। तो यहां पर आ जाएगा बेरिलियम, यहां पर आ जाएगा मैग्नीशियम, यहां पर आ जाएगा कैल्शियम, यहां पर आ जाएगा स्ट्रोंशियम, यहां पर आ जाएगा बेरियम। अब देखो इनके साइज के ऑर्डर पे अगर मैं बात करूं ना, तो इनके साइज का ऑर्डर कैसे सॉल्व होगा, आइए उसको डिस्कस करते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखो जनरली एक बात बताओ, ये दोनों जो एलिमेंट है ये कौन से पीरियड के बेटा, सेकंड पीरियड के, ये थर्ड पीरियड के, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। ये बात बताओ, अगर ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कितने शेल है, 2। ठीक है, अभी ये जो शेल वगैरह लिख रहा हूँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, सुनते जाइए, समझते जाइए। इसमें कितने शेल है बेटा, 3। इसमें कितने शेल है, 4। इसमें कितने शेल है, 5। इसमें कितने शेल है, 6। डाउन द ग्रुप जा रहे हो, शेल नंबर बढ़ रहा है। अब आपसे अगर कोई बोले कि इसके साइज का ऑर्डर बनाना है, तो ध्यान सुनिएगा। बच्चा जनरली क्या सोचता है कि अगर लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड का क्वेश्चन आया तो हमको क्या लगा देना है, जेड इफेक्टिव, ठीक है, यही पढ़े हम लोग ले। और अगर डाउन द ग्रुप का क्वेश्चन आया तो हम लोग क्या लगा देते हैं, शेल नंबर। पर डाउन द ग्रुप शेल नंबर लगाने का मतलब क्या होता है वो समझिए ध्यान से। डाउन द ग्रुप जो शेल नंबर लगाते हैं ना, वो तभी लगाना है जब सारे एलिमेंट सेम ग्रुप के हो। ऐसा कलाकारी मत दिखाना कि ये थर्ड पीरियड का मेंबर है और ये फिफ्थ पीरियड का मेंबर है, तो आपने बोला सर ये थर्ड पीरियड है तो इसमें कितने शेल है, 3, और सर ये फिफ्थ पीरियड है तो इसमें कितने शेल है, 5। बात तो सही है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 3 शेल और 5 शेल में 5 शेल का साइज बड़ा होगा। कब, जब ये अलग अलग ग्रुप के हैं। अगर ये सेम ग्रुप के होते ना, तब 3 और 5 में से 5 का साइज बड़ा होता। लेकिन अगर इधर 3 शेल है, इधर 5 शेल है, होगा क्या, जैसे पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं, ये समझ लीजिए, क्योंकि जब रैंडम वाला क्वेश्चन आप करेंगे ना तो यही पॉइंट आपको काम में आएगा। 6th वाले केस में यहां का एक एलिमेंट दिया आपको, ये एलिमेंट कौन से पीरियड का, मान लो सेकंड पीरियड का। और मान लो यहां का एक एलिमेंट दिया आपको, ये कौन से पीरियड का है बेटा, फिफ्थ पीरियड का। और आपको बोला कि इसका साइज और इसका साइज कंपेयर करिए, तो ये रैंडम वाले क्वेश्चन में आएगा। कौन से क्वेश्चन में आएगा, रैंडम, क्योंकि ना तो ये सेम पीरियड के हैं, ना ये सेम ग्रुप के होंगे, ना ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, ना ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट होंगे, ना ही ये 2 लगातार आने वाले पीरियड और 2 लगातार आने वाले ग्रुप के होंगे, मतलब ये होंगे रैंडम। अब बच्चा ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है कि उसके दिमाग में ऐसा सेट हो जाता है कि सर इसमें 2 पीरियड है, इसका मतलब इसमें 2 शेल है, और इसका 5वां पीरियड नंबर है, इसका मतलब इसमें 5 शेल है, और 2 शेल और 5 शेल में से 5 शेल वाले का साइज क्या कर देगा, वो बड़ा कर देगा। ऐसा नहीं होता। ये शेल नंबर वाली जो बात बोली गई ना आपको कि एक शेल मतलब 2 शेल से बड़ा 5 शेल वाला, या 5 शेल से बड़ा 6 शेल वाला, ये तभी वैलिड है बेटा जब सारे एलिमेंट सेम ग्रुप के हो, सेम ग्रुप के हो। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। अब मुझे बताइए, यहां पर जब हम कंपैरिजन करने बैठ रहे हैं ना, तो इस कंपैरिजन में हम लोग सोडियम या इन जिस एलिमेंट्स की कंपैरिजन कर रहे हैं ना, हम सिर्फ डाउन द ग्रुप का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअल में 2 अलग अलग ग्रुप्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, और वो भी डाउन द ग्रुप। तो इसमें जो साइज का ऑर्डर है ना, वो कैसे सॉल्व होता है उसके ऊपर बात करता हूं। जनरल ट्रेंड तो ये बनता है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए था, होता भी ऐसे ही है, पर मैक्सिमम जगह पर ये वर्क नहीं करेगा। अब देखो
मुझे बताओ इनमें से सेकेंड पीरियड वाले सबसे छोटे और 6 पीरियड वाले सबसे बड़े, इतना तो एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं अपन। इन दोनों में छोटा और बड़ा कौन होगा बताइए? क्या ये लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड के हैं या नहीं है? और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज छोटा, मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जितने भी एलिमेंट लिखे हैं उनमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन हो जाएगा? बेरिलियम। और इन दोनों में से बताइए बड़ा कौन होगा? सीजियम या बेरियम? सीजियम। तो लार्जेस्ट साइज आपको किसका मिल जाएगा बेटा? सीजियम का। तो हमने एक पड़ाव पार कर लिया, हमें यह पता चल गया कि मिनिमम साइज इनमें से किसका है और मैक्सिमम साइज किसका है। अब इसके साइज का ऑर्डर याद करने का तरीका बताता हूं आपको, क्या ऑर्डर है। और ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग, देखो पीरियोडिक टेबल के बाद आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग के बाद आपके सिलेबस का चैप्टर आएगा एस ब्लॉक। कौन सा चैप्टर आएगा? और एस ब्लॉक में जब अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये कलर, वो कलर, ऐसा वैसा, जैसा तैसा, फलाना ढिमाका, है ना, ऋतिक शाहरुख सब पढ़ेंगे अपन उस पे। तो उसमें जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे तो ध्यान सुनना, उस टाइम पे ये जो साइज का ऑर्डर है ना, ये मैक्सिमम जगहों पर एक्सप्लेनेशन में मैं यूज करूंगा, और इसीलिए ये साइज का ऑर्डर आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। मतलब अपन इस दुनिया में रहे ना रहे, अपन कब्रिस्तान में गाड़ दिया गया और कोई रात में जाके ऐसे उठाए तुमको, बता इस ब्लॉक का साइज का ऑर्डर क्या, ऐसे निकलना चाहिए ऑर्डर, ऐसा याद होना चाहिए ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर देखो क्या है, जिग जैग जिग जैग। क्या बोला मैंने? जिग जैग उल्टा एन। क्या है ऑर्डर साइज का? बोलिए। जिग जैग उल्टा एन। फिर से बोलो, क्या है ऑर्डर साइज का? जिग जैग उल्टा एन। बोलो फिर से, क्या है? जिग जैग उल्टा एन। क्या ये ऑर्डर दिख रहा है बोर्ड पे? समझ में आ रहा है? अब देखो इसको ऑर्डर को एक बार फिर से बनाएंगे अपन, है ना, अलग से बनाते हैं। मुझे बताइए यहाँ पर एलिमेंट कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ पर एलिमेंट कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यहां से कौन गायब है? हाइड्रोजन गायब है, ध्यान रखना। पता चला तुम जिगजैग वहां से चालू कर दो, अरे हाँ, और यहां से वो दोनों नीचे के रेडियो एक्टिव एलिमेंट गायब है। ठीक है, अब ये जो बचे हुए 10 एलिमेंट है, इनमें खेल चालू होगा। क्या इनमें से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सबसे छोटा है बेटा? हाँ, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो साइज छोटा होता है। अब स्टार्ट करेंगे, जिग जैग उल्टा एन, ये लार्जेस्ट साइज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बेरिलियम से बड़ा साइज किसका होगा? लिथियम का। लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से सोडियम, सोडियम से कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम, बेरियम से बड़ा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्या पूरे ग्रुप 2 से बड़ा साइज पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का है कि नहीं है? है। बहुत जरूरी पॉइंट है, आगे बहुत बार काम आएगा कि पूरे ग्रुप 2 से बड़ा पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम होता है। एक और बात ध्यान सुनना, एक क्वेश्चन इसके बारे में मार्केट में चलता है, उस क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं बेटा। दो लगातार आने वाले एलिमेंट, पहली बात है ना, दो लगातार आने वाले मतलब क्या? लिथियम सोडियम, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम रुबिडियम, या फिर बेरिलियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैल्शियम, या फिर लिथियम बेरिलियम, सोडियम मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, और पोटेशियम। बेटा इनमें सबसे ज्यादा साइज का डिफरेंस, क्या बोल रहा हूं मैं? सबसे ज्यादा साइज का डिफरेंस किन दो लगातार आने वाले एलिमेंट्स में होगा? ऐसा एक क्वेश्चन मार्केट में चलता है। ठीक है, ध्यान सुनना। मुझे बताओ, अगर मैं लिथियम से बेरिलियम जा रहा हूं, दो लगातार वाले एलिमेंट की बात हो रही है ना, लिथियम से बेरिलियम पे जा रहा हूं, साइज कितनी बार चेंज हो रहा है? एक बार, मतलब एक ही बार बढ़ रहा है साइज इधर। अच्छा मुझे बताओ, लिथियम से सोडियम आ रहा हूं, क्या ये दो लगातार आने वाले एलिमेंट है या नहीं है? बताइए साइज कितनी बार बढ़ रहा है? दो बार, एक दो। मुझे बताइए, अगर मैं कैल्शियम स्ट्रोंशियम पे जा रहा हूं, दो लगातार आ रहे, कितनी बार साइज बढ़ रहा है? एक बार। यहां कितनी बार बढ़ रहा है? एक बार। यहां कितनी बार बढ़ रहा है? एक बार, एक बार। लेकिन अगर आप सोडियम और पोटेशियम को चेक करो, ये भी तो दो लगातार आने वाले एलिमेंट है, बताइए क्या सबसे ज्यादा बार साइज इन्हीं दोनों के बीच में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कौन से ऐसे दो लगातार आने वाले एलिमेंट एस ब्लॉक के जिनके साइज का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है, तो वो एलिमेंट कौन होंगे? सोडियम और पोटेशियम, है ना। मैक्सिमम साइज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले ना, कॉन्जिक्यूटिव या एडजेसेंट बोल सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, है ना। तो ये ध्यान रखना, या इतने जितने एलिमेंट आपके सामने लिखे, इनमें से अगर हम बात करें तो दो सबसे ज्यादा एलिमेंट जिनके बीच में साइज का डिफरेंस है। पर ध्यान रखना, ये बात कब वैलिड है? जब लगातार आने वाले एलिमेंट्स की बात करो, वरना ऐसे सोडियम पोटेशियम से ज्यादा डिफरेंस तो
लिथियम और सीजियम का हो जाए, क्योंकि नीचे जाने पर तो साइज लगातार बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। पर अगर लगातार आने वाले एलिमेंट्स की बात करें तो आपको आंसर याद होना चाहिए, कौन होगा बेटा, सोडियम एंड पोटेशियम। और अपन उसको यहां से ऑर्डर से भी आराम से समझ सकते हैं। ऑर्डर लिखिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पर, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। ये ऑर्डर लिख लीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे अपन यहां पर, है ना, ऑर्डर पे बेस्ड। चले बेटा, क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, ऑर्डर के बाद में लिखिएगा। द मैक्सिमम डिफरेंस इन साइज, द मैक्सिमम डिफरेंस इन साइज is found between, the maximum difference is in size is found between the following pair of elements. The maximum difference in size is found between the following pair of elements. Found between the following pair of elements. पहला ऑप्शन लिखे लिथियम टू सोडियम, लिथियम टू सोडियम। अगला ऑप्शन लिखे सोडियम टू पोटेशियम, लिथियम टू सोडियम, सोडियम टू पोटेशियम। अगला ऑप्शन पोटेशियम टू रुबिडियम, पोटेशियम टू रुबिडियम। और लास्ट ऑप्शन लिखे रुबिडियम टू सीजियम। लिथियम टू सोडियम, सोडियम टू पोटेशियम, पोटेशियम टू रुबिडियम, रुबिडियम टू सीजियम। क्या ये दो लगातार आने वाले एलिमेंट्स हैं या नहीं है बेटा? है। चारों ऑप्शन में ऐसे ही दे रखा है। और इसके बीच में मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ साइज कहां मिल जाएगा आपको? सोडियम एंड पोटेशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। ध्यान सुनिएगा, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप की कंडीशन को डिस्कस करने के बाद अगला जो केस हमें डिस्कस करना है वो आता है बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। इधर ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए। जब भी क्वेश्चन में देखो, ये जो थर्ड और फोर्थ टाइप का केस है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट वाला, यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो भी बात चलेगी वो किसके रिस्पेक्ट में बात चलेगी? चार्ज। आप देखो इन क्वेश्चन में आपको चार्ज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? दिख रहा है। इन क्वेश्चन पे चार्ज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यहां पर कहीं पर चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं बेटा। एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना, ऑर्डर बनाने के लिए। सिर्फ रेडियस की बात नहीं हो रही, आगे आईई, ईए, ईएन में भी यही बात होगी। तो ध्यान सुनिएगा, आपको 2 तरह के चीजें मिलेंगी एग्जाम में ऑर्डर बनाने के लिए। या तो जो स्पीशीज आपको दिखेंगे वो न्यूट्रल होंगे, और या फिर स्पीशीज कैसे होंगे? चार्ज्ड होंगे। या तो न्यूट्रल होंगे या चार्ज्ड होंगे। अगर आपके स्पीशीज न्यूट्रल है तो वो क्वेश्चन या तो पीरियड का होगा, या तो ग्रुप का होगा, या 2 एडजेसेंट पीरियड 2 एडजेसेंट ग्रुप का होगा, या फिर रैंडम वाला केस होगा। लेकिन अगर स्पीशीज पे चार्ज दिख रहा है तो या तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगा, और या फिर वो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट होगा। मतलब अगर चार्ज दिख रहा है तो 2 ही केस हो सकते हैं, केस नंबर 3, केस नंबर 4।
और अगर न्यूट्रल स्पीशीज है तो क्या बनेगा, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 5 और केस नंबर 6। क्या इस पे चार्ज दिख रहा है? हाँ चार्ज दिख रहा है। तो दो चीजें देखनी है कि क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, चेक करते हैं। क्या N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, क्या ये सेम एलिमेंट है क्या? तो ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट तो कतई नहीं हो सकते, इतना समझ में आता है। और अगर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, ये भी नहीं है। चेक जरूर करना, चेक जरूर करना। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके अपन ने देखा कि डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट तो है नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझा, लगाया, वो घर आ गए तो फिर अगले साल फिर वापस जाना पड़ेगा पेपर देने, है ना। इसीलिए ध्यान रखना, तो पहले चेक जरूर करें, है ना। सावधानी बरतनी है। क्यों चेक करना है उस पर बात करेंगे आगे भी हम लोग, ठीक है। आइए मुझे बताइए, यहां पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 7। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया कि गया? आया। कितने आए? 3। ये चार्ज बता रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन आए। 7 + 3 10, 8 + 2 10, 9 + 1 10, 11 - 1 10, 12 - 2 10, 13 - 3 10। इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। क्या ये 10 जो नंबर आया है ये एक इनर्ट गैस का नंबर है? यहां पर जब भी आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालने जाओगे ना, जब तक एग्जामिनर जानबूझ के कुछ उठपटांग क्वेश्चन ना बनाए, आपको हमेशा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर मिलेंगे। ये पक्की बात है। या तो 2 इलेक्ट्रॉन वाले आइसो इलेक्ट्रॉनिक मिलेंगे, या 10 वाले, या 18 वाले, या 36 वाले, या 54 वाले, या फिर 86 वाले। क्यों? क्योंकि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन जब भी करता है तो क्यों वर्क करता है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। और इसीलिए जब भी आयन आएगा तो आपको इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। आइए मुझे बताइएगा बेटा, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आते ही दिमाग में कौन सी बिजली चमक जानी चाहिए बेटा? Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। मुझे बताइए, अच्छा अभी मैंने सब सीक्वेंस में जमा के दिया आपको, जैसे -3 -2, बिल्कुल एक परफेक्ट ऑर्डर। एग्जाम में हो सकता है एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे घुमा फिरा के दे दे, तो पहले अपने को उसको रीअरेंज करना है ना। मैंने तो रीअरेंज करके ही दिया है, लेकिन एग्जाम पे कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पहले अपने को क्या करना है? रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने का तरीका क्या होगा? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पूरी क्वेश्चन में देख लेना। जो मोस्ट नेगेटिव है उसको एक एंड पे, और जो मोस्ट पॉजिटिव है उसको एक एंड पे। सर क्या मोस्ट नेगेटिव को इसी एंड पे रखना है? कोई जरूरी नहीं, इधर रख दो। तो मोस्ट पॉजिटिव को इधर रख दो। अभी मैंने ऐसा रखा है कि मोस्ट नेगेटिव इधर, मोस्ट पॉजिटिव इधर। आप चाहो तो मोस्ट पॉजिटिव इधर, मोस्ट नेगेटिव इधर भी रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं हो। तो डिपेंड करेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। तो एक तरफ मोस्ट नेगेटिव, एक तरफ मोस्ट पॉजिटिव। फिर धीरे धीरे नेगेटिव कम करना है और धीरे धीरे पॉजिटिव को बढ़ाना है, ताकि मोस्ट नेगेटिव से मोस्ट पॉजिटिव का ट्रांजिशन अपने को दिख सके। ठीक है, अब देखो इधर मोस्ट नेगेटिव एक एंड पे धीरे धीरे नेगेटिव कम करा, मोस्ट पॉजिटिव एक एंड पे धीरे धीरे पॉजिटिव बढ़ाया। बेटा एक बात बताओ, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका Z इफेक्टिव कम, और Z इफेक्टिव कम मतलब अट्रैक्शन ज्यादा या कम? कम। और अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन पास आएगा कि दूर जाएगा? दूर जाएगा। और दूर जाएगा तो साइज बड़ा हो जाएगा। तो जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज सबसे ज्यादा, और जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा उसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा और साइज सबसे छोटा। मतलब यहां से यहां जाने पर साइज डिक्रीज हो रहा है। बस अब सीधे सीधे एरो लगा दीजिए। मुझे बताइए जो मोस्ट नेगेटिव, पहले चेक करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। बेटा ये क्या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है क्या? नहीं, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट नहीं है। सेम एलिमेंट का एक तो फास्फोरस है, तो एक सल्फर है, तो एक क्लोरीन है। अब अगर ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट नहीं और चार्ज वाला केस है, तो फिर वो क्या हो सकता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन क्या हमेशा आइसो इलेक्ट्रॉनिक आंख बंद करके लगा देना है क्या? नहीं, चेक जरूर करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। बेटा 15 + 3 18, 16 + 2 18, 17 + 1 18, 19 - 1 18, 20 - 2 एंड 21 - 3, सारे के सारे कितने आ रहे हैं? 18। क्या ये 18 अगेन एक इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है बेटा? हाँ। अब मुझे बताइए, आपने रीअरेंज कर दिया, एक तरफ मोस्ट नेगेटिव एक तरफ मोस्ट पॉजिटिव। साइज ऑफ एन आयन इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम। उससे भी कर सकते थे कि नेगेटिव का चार्ज जिस पे सबसे ज्यादा नेगेटिव उसका साइज सबसे ज्यादा, और जिस पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव है उसका साइज सबसे कम। ये ऑर्डर बन के आ जाएगा साइज का। अभी ये जो दो क्वेश्चन अपन ने करे, इसमें सारे 10 थे, सारे 18 थे। कई बार एग्जाम में क्या करता है, दो तो इनमें से उठाएगा और दो इनमें से उठाएगा।
मिक्स कर देगा। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? तो इसीलिए मैंने बोला कि सिर्फ चार्ज देखकर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मत मान लेना, क्योंकि वो दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, लेकिन वो दो और ये दो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान सुनो। जनरली ऐसा देखा जाता है कि बेटा इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर याद करो, 2, फिर 10, फिर 18, फिर 36, फिर 54, फिर 86, ऐसे चलता जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन वाली इनर्ट गैस कौन होती है? हीलियम। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। क्या इनके अंदर डाउन द ग्रुप जाने पर लगातार साइज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। अच्छा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस है। फर्स्ट पीरियड मतलब 1 शेल होगा, सेकंड पीरियड है मतलब 2 शेल होंगे, थर्ड पीरियड है मतलब 3 शेल होंगे, फोर्थ पीरियड है मतलब 4 शेल होंगे, फिफ्थ पीरियड है मतलब 5 शेल होंगे। क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, 2, 10, है ना, ध्यान रखना, बीच में 7 इलेक्ट्रॉन आए तो ये लॉजिक मत लगा लेना कि 2 इलेक्ट्रॉन से बड़ा साइज 7 इलेक्ट्रॉन का। ये कब है? जब इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। अभी देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 18, 36, 54, क्योंकि ये क्वेश्चन जब बनेंगे ना तो उनमें यही वैल्यू दिखेगी आपको। और जब मिक्स करके देगा तो बेटा 10 वालों से बड़े कौन होंगे? 18। तो ये 10 वाले आपस में सॉल्व हो जाएंगे, 18 वाले आपस में सॉल्व होंगे, और 10 और 18 को सॉल्व करने के लिए ये वाला पॉइंट हमें काम में आ जाएगा कि 1 शेल से ज्यादा साइज 2 शेल वालों का, 2 शेल वालों से साइज ज्यादा 3 शेल का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का। लेकिन क्या ये हमेशा काम करेगा? क्या नहीं। मैंने आपको बोला था शेल नंबर जनरली तभी काम करता है जब सेम ग्रुप का हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो इससे आप सॉल्व कर लोगे, कोई परेशानी नहीं है। पर हर बार ये बात ट्रू हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल करा है, वो क्या है? जनरली। ठीक है, एक काम करें, पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं मिक्स वाले। चलिए ना, अब ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में जो कंडीशन हमें डिस्कशन करनी थी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और यहां पर हम लोग देख रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया गया कि एक दे दिया आपको, मान लीजिए O2 माइनस, एक दे दिया बेटा Na प्लस, एक दे दिया बेटा K प्लस, एक दे दिया S2 माइनस, और एक केस दे दिया आपको Br माइनस, और एक केस दे दिया आपको La3 प्लस। मान लीजिए ये कुछ केसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो तो यहां पर आपको न्यूट्रल स्पीशीज दिख रहे हैं या चार्ज स्पीशीज दिख रहे हैं? बेटा चार्ज स्पीशीज जब भी आएंगे तो या तो वो केस नंबर 3 होगा या फिर वो केस नंबर 4 होगा। केस नंबर 3 कहने का मतलब है या तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, और केस नंबर 4 कहने का मतलब है या वो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट होगा। क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब हमें किसको चेक करना है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या आंख बंद करके आइसो इलेक्ट्रॉनिक मान ले क्या? नहीं, चेक जरूर करिए। मुझे बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, इसमें 10, इसमें 18, 18, 36, 54, 54, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? देखो आप ये ना इनको तो पहचान जाओगे, इसमें लगेगा आपको टाइम। मैंने बोल दिया 36, 54 तो आपने सुन लिया, लेकिन आप जब खुद से सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा इसमें टाइम। क्योंकि क्या होता है, 30 तक के एटॉमिक नंबर अपने को याद होते हैं, आगे के एटॉमिक नंबर अपने को जनरली याद होते नहीं है। तो इसीलिए वैसे तो एग्जाम में आपको जनरली जो एटॉमिक नंबर ऐसे क्वेश्चंस में देगा वो 10 या 18 का ही क्वेश्चन देता है, लेकिन कभी 36 या 54 का दे दिया तो आपको टाइम लगेगा। इसीलिए कोशिश ये करें
कि आपको एटॉमिक नंबर फटाफट पहचान में आ जाए। जैसे लेंथेनम, लेंथेनम अपन जानते हैं, लेंथेनाइट सीरीज का नाम लेंथेनम के नाम पे रखा गया है। इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। 57 में से 3 हटा दिए, क्या बचा? 54। तो जल्दी सॉल्व कर दिया। हेलोजन के तो एटॉमिक नंबर बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, इनर्ट गैस से जस्ट पहले वाला। तो इनर्ट गैस से जस्ट पहले ये 36 से पहले आता है 35, 35 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो क्या हो गया? 36। इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आइए, ये दोनों कितने इलेक्ट्रॉन वाले हैं बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन वाले। ये दोनों कितने इलेक्ट्रॉन वाले बेटा? 18। ये है 36 इलेक्ट्रॉन और ये है 54 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, क्या ये 10-10 वाले आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है? है। 18-18 वाले आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और 36 और 54 आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। 10 से बड़ा साइज 18 का, 18 से बड़ा साइज 36 का। यही बात तो हमने डिस्कस करी, 10, 18, 36, 54 है ना। तो 10 से बड़ा साइज 18, मतलब यहां पर इन दोनों के साइज में इसका साइज ज्यादा, इन दोनों के साइज में इसका साइज ज्यादा और इन दोनों के साइज में इसका साइज ज्यादा। अब मुझे बताओ, क्या 10 और 10 को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। यूजिंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वाला केस। हमें कैसा ऑर्डर बनाना है? इंक्रीजिंग। तो पहले मैं छोटे वाले का साइज लिखूंगा, फिर मैं बड़े वाले का साइज लिखूंगा। बताइए इनमें से छोटा वाला कौन होगा? एनायन या कैटायन? कैटायन। तो Na+ का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा साइज O2- का। फिर इन दोनों में छोटा कौन होगा बेटा? K+ और बड़ा साइज किसका होगा? H2- का। और फिर डायरेक्टली एक ही है तो Br- और फिर La3+। ये आ जाएगा साइज का ऑर्डर। आगे बढ़ता हूं, एक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपको दिया गया, सपोज ले लेते हैं F- Mg2+, यहां पर ले लेते हैं हम लोग Ca2+, एक हम लोग ले लेते हैं स्कैंडियम 3+, एक हम ले लेते हैं बेटा La3+, और एक हम ले लेते हैं I-। मान लीजिए ये केसेस आपके सामने लिखे गए, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा ये पहली बात, न्यूट्रल है या चार्ज है? चार्ज। चार्ज अगर आ गया इसका मतलब है या तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट होगा या आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट ये है नहीं, तो दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, पर चेक जरूर करेंगे। बताइए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 10 और इसके पास भी 10। ये दोनों 10 इलेक्ट्रॉन वाले आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा? बड़ा कौन होगा? छोटा। छोटा कौन होगा पहले बताओ? मैग्नीशियम छोटा और फ्लोरीन बड़ा। ये इन दोनों का ऑर्डर बना लिया। अब इसके आगे 10 से बड़ा साइज किसका होगा? 18 वालों का। बताइए 18 वालों में छोटा कौन होगा? स्कैंडियम 3+, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। और उससे बड़ा कौन हो जाएगा? कैल्शियम 2+। क्या आपके 18 वाले भी सॉल्व हो गए? हाँ। और ये दोनों जो है ना, ये दोनों 54 है, दोनों ही 54 है। और दोनों 54 है, तो बताइए इन दोनों में से छोटा कौन होगा? La3+। और बड़ा कौन होगा? I-। तो ये हो जाएगा आपके लिए यहां पर साइज का ऑर्डर। छापिए इसको फटाफट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में दे देता है कि जहां पर 10, 18, 36, 54 इनको मिक्स करके देगा। तो पहले 10-10 को आपस में सॉल्व कर लो, 18-18 को आपस में सॉल्व कर लो, 36-36 को आपस में सॉल्व कर लो, और फिर 10 से बड़ा साइज 18 वालों का, 18 से बड़ा साइज 36 वालों का, 36 से बड़ा साइज 54 वालों का। इस तरह से आपको सॉल्व करना है।
चले बेटा ना, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद चौथे केस की तरफ आते हैं, और चौथा केस क्या आता है बेटा, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। आइए इधर देखिए, आपको यहां पर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। पर एक बात बताओ, पहले ये क्वेश्चन देखो, पहला वाला केस देखिए, O2 माइनस O माइनस O प्लस O2 प्लस, एग्जाम में बोला इनका साइज का ऑर्डर बनाइए, तो क्या इनके ऊपर चार्ज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। चार्ज देखते ही दिमाग में दो बातें आ जानी चाहिए, या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट होगा। जरा इनको देख लो, क्या ये ऑक्सीजन के ही अलग अलग स्पीशीज है कि नहीं, ये है, मतलब ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है। और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट होने पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट काम में आएगा, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा होगा, चार्ज वाला। बेटा एक बात बताओ, इनमें फिर से वही, एक तरफ एक्सट्रीम नेगेटिव, एक तरफ एक्सट्रीम पॉजिटिव, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज बड़ा, और जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज छोटा। इसका मतलब है यहां पर साइज का ऑर्डर कैसा आ जाएगा बेटा, डिक्रीजिंग आ जाएगा। अगला वाला सेकंड और थर्ड देखिए, क्या सेकंड में कोई चार्ज दिख रहा है क्या, थर्ड में दिख रहा है क्या, लेकिन साइड में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, साइज ऑफ Mn, साइज ऑफ क्रोमियम। इसने बोल रखा है कि इन तीनों में मैंगनीज का साइज कंपेयर करना है, हाँ, और इसमें बोल रखा है इन सब में क्रोमियम का साइज कंपेयर करना है। तो क्या तीनों में मुझे सेम एलिमेंट का साइज कंपेयर करना है कि नहीं करना है, करना है। क्या तीनों में मुझे सेम एलिमेंट का साइज कंपेयर करना है कि नहीं करना है, करना है। मतलब सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज की बात आ गई, और जब भी सेम एलिमेंट का डिफरेंट स्पीशीज आ गया, आपको चार्ज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चार्ज भले दिख ना रहा हो, लेकिन चार्ज निकालना पड़ेगा। क्या आपने ये पढ़ा होता है कि बेटा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ऐसी इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो अभी ध्यान सुनो, यहां पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है बेटा सबको, बताइए। यहां पर कितना स्टेट आएगा, +2, यहां पर आएगा +4, और यहां पर आएगा +7। यहां पर बताइए कितना आएगा बेटा, +2, यहां पर आएगा +3, और यहां पर आएगा +6। आप देखिए, जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना छोटा होगा। क्या ये +2 +4 +7 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, +2 +3 +6, क्योंकि मिक्स करके दे सकता है तो अपने को अरेंज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पहले से ही अरेंज फॉर्म में दिया हुआ है, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो साइज छोटा, ये ऑर्डर आ जाएगा। चलिए बेटा, इसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा, डिटरमाइन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस फॉर,
चले फटाफट ये जो ऑर्डर आपके सामने लिखे इनका ऑर्डर बनाइए। अभी हम लोगों ने 4 केसेस पढ़ लिए बेटा, तो वो चारों केसेस के बेसिस पे ये क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इनको फटाफट ड्रॉ करिए, इनका ऑर्डर बनाइए, है ना। 2 मिनट का 3 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको। और इसके अलावा जो केस नंबर 5 और 6 बचा हुआ है, फिर उसके क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको इसी में इंक्लूड करके बताऊंगा। हमेशा जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे 4 को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, और 5वां और 6ठा केस जो होगा वो हमेशा हम क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमेशा पहले जो केसेस आपको दे रखे हैं उसको देखकर पहचानिए कि ये सेम पीरियड है, सेम ग्रुप है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है, ये पहचानने की कोशिश करिए। ये आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में बताने कोई भी नहीं आएगा, इसीलिए पहचानने की कोशिश करें। फिर पहचाने कि वो एस ब्लॉक पी ब्लॉक वाला केस है या डी ब्लॉक वाला केस है या एफ ब्लॉक वाला केस है, तो ये पहचानेंगे नहीं जब तक काम चलेगा नहीं, इसीलिए पहचानने की कोशिश करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको खुद ही थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। गलती हो जाए कोई परेशानी नहीं है, शुरुआती दौर में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त गलती होना बिल्कुल एक आम बात है, तो उसके लिए परेशान ना हो, लेकिन ट्राई जरूर करें पहचानने का। ट्राई सबको करना है, ये बात ध्यान रखना बेटा ना। गलतियों से बिल्कुल भी मत डरना, मैं पहले बोल दे रहा हूं आपको। गलतियां होने दो, आखिरी दिन तक गलती होने दो, सारे क्वेश्चन गलत होने दो, गलती करो, अच्छी बात है, गलती करने से घबराना नहीं है। चलिए आइए, है ना, एक बार इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है बेटा, मुझे बताइए ये कौन सा केस है, ये न्यूट्रल है या चार्ज है बेटा? न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा तो या तो सेम पीरियड होगा या सेम ग्रुप होगा, और उसके बाद 5th और 6th वाला केस तो अभी हमने किया ही नहीं है, ठीक है। मुझे बताइए क्या ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है या नहीं है बेटा? है। कौन सा ग्रुप है ये? ग्रुप नंबर 13 पी ब्लॉक। क्या ग्रुप के केसेस में हमने 1 से लेकर 18 ग्रुप में जब बात करा था, तो कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जहां कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है, और कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जहां कॉन्ट्रैक्शन लगता है? बताइए क्या ग्रुप नंबर 1, 2, 16, 17, 18 ये ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन वाले होते थे या विदाउट कॉन्ट्रैक्शन? विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। और ये ग्रुप कौन सा है? 13, मतलब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। और पूरे पीरियोडिक टेबल का एकमात्र ऐसा ग्रुप जहां दोनों कॉन्ट्रैक्शन लगते, टीसी भी लगता है और एलसी भी लगता है, ये वो ग्रुप है बेटा। इनमें सबसे देखो डाउन द ग्रुप जाने पर वैसे तो साइज बढ़ना चाहिए, तो इनमें सबसे छोटा कौन है? बोरॉन। पर आलू गाजर में बड़ा कौन? आलू। तो पहले तो गैलियम, इधर आ गया एल्यूमिनियम, है ना। आलू गाजर में बड़ा कौन? आलू। और फिर यहां पर कौन आ जाएगा? इंडियम। और यहां पर कौन आ जाएगा बेटा? थैलियम। ये एग्जैक्ट ऑर्डर है। हो सकता है कई बार यहाँ इक्वल और इक्वल भी दे दे, चलेगा, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट ऑर्डर बनाया हमने। आइए फेकोनी, क्या ये डाउन द ग्रुप के एलिमेंट है या लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्या याद आ रहा है आपको कि इनका साइज क्या होता था? बराबर। अच्छा, फेकोनी से पहले साइज डिक्रीज होता था और फेकोनी के बाद साइज बढ़ जाता था। क्या जाने मन का साइज बराबर हुआ करता था? याद करिए। अच्छा मुझे बताइए, अब ये ई वाला केस कौन सी कैटेगरी का है? हाँ, ये एस ब्लॉक का है। वेरी गुड। ये जिग जैग उल्टा इन वाले एलिमेंट्स है बेटा। जरा ध्यान से देखिए, बेरिलियम एस ब्लॉक का है, बेरियम एस ब्लॉक का है, लिथियम एस ब्लॉक का है, पोटेशियम एस ब्लॉक का है। सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ना ये सेम पीरियड है ना ये सेम ग्रुप है, पर सारे एस ब्लॉक के हैं। साइज का ऑर्डर क्या बनेगा? जिग जैग उल्टा इन। बताइए इनमें सबसे छोटा कौन होगा? बेरिलियम। बेरिलियम से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा बेरियम, और बेरियम से बड़ा पोटेशियम,
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का साइज पूरे ग्रुप 2 से बड़ा हुआ करता था। अच्छा मुझे बताइए, यहां पर ये न्यूट्रल है या चार्ज आ गया बेटा? चार्ज आते ही या तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट और या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है? क्या नहीं। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढना, क्या आंख बंद करके आइसो इलेक्ट्रॉनिक मान लू? क्या नहीं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, इसमें 18, इसमें 36, इसमें 54। अब मुझे बताओ, क्या ये वो जो जनरल वाला स्टेटमेंट लिखा था कि 10 से बड़ा 18, 18 से बड़ा 36, 36 से बड़ा 54, ये वो वाला ऑर्डर बन जाएगा। अगले वाले पे आइए, लिथियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन न्यूट्रल है। बताइए क्या है ये केस? सेम पीरियड सेम ग्रुप, क्या है ये? सेम पीरियड। ये भी सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का और ये भी सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता जाएगा। अब मुझे बताओ, ऐसे ही बना देना, खत्म बात। ऑर्डर तो सही दे ही रखा है आपको, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लास्ट वाले पे आते, फिर से चार्ज आ गया तो या तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, जो कि ये है नहीं, और फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मुझे बताइए, ये कितना इलेक्ट्रॉन वाला है? 2। ये कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। ये कितना है? 18। ये कितना है? 36। और ये कितना है बेटा? 54। क्या ऑर्डर समझ में आ रहा है आपको? बताइए इसमें ऑर्डर कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा है? बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जैक्ट ऑर्डर आ गया तो क्या करेंगे, इसलिए बना है ना, वरना यहां बोला भी है मैंने, रिकॉर्डिंग जाके वापस देखेंगे घर पे, मैंने बोला कि यहाँ इक्वल भी लगा सकते हो, डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दे रखा है। अपन तो एग्जैक्ट ऑर्डर बना रहे हैं कि कभी एग्जैक्ट आ गया, इक्वल वाला तो याद रह ही जाएगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं। एग्जैक्ट वाला बनाना सीखना है ना। चलिए, कितनों के सारे सही है, कितनों के एक गलत या एक छोड़ दिया या ऐसा कुछ था? कितनों के सारे गलत हैं? अरे हो सकते उसमें क्या, ऐसे शर्माने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल घबराने का नहीं, सच बोलोगे मैं ज्यादा खुश हूं। सारे गलत कर दो, मैं गलत होने से तो कभी परेशान होने ही नहीं, सारे गलत कर दो, पर गलत करो, क्योंकि जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, ठीक है? सब्जेक्ट में गलतियां हो अच्छी बात है, इसका मतलब है आप ट्राई कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो। सी वाला फिर से बताएं, नोट्स है? यहाँ जो लिखाते हैं उसको नोट्स बोलते हैं, है? निकालो 3D का ऑर्डर निकालो, ग्राफ जो बनाए थे। बस 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 ज्यादा। ठीक है, मिल गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। और कुछ पूछना? हाँ बोलो भाई। एच वाले में हाँ बोलो। बिल्कुल आ रहा है। mg प्लस नहीं आता, mg प्लस 2 आता। mg प्लस नहीं आएगा, mg प्लस 2 आएगा, आ ही नहीं सकता। mg प्लस 2 आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, mg प्लस 2 आएगा तो ऑर्डर में कुछ गड़बड़ होगी, पर सब अभी थोड़ी पढ़ लेंगे, ठीक है? तूने पहले पढ़ रखा है, इसका मतलब है पहले पढ़ रखा है ना। हाँ, बस इससे समझ में आ जाए तो कौन पहले पढ़ा कौन नहीं पढ़ा, ठीक है? चिंता ना कर, तूने जितना पढ़ रखा उससे ज्यादा ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है? चिंता मत कर तू, ठीक है? पर अभी उसका समय, अभी हमने केस नंबर 5 और 6 की बात ही नहीं करी, अभी उस पर आए तो सही फिर बात करेंगे। अभी तो सिर्फ सिंपल सिंपल बात बताइए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभी इन क्वेश्चंस में देखो, यहाँ पर एच नंबर तक की बात कर ली, अब आगे के केसेस को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। ध्यान सुनना, सपोज आपको केस दिया, केस नंबर आई, और यहां पर ध्यान सुनना मेरी बात, आपको दिया ऑक्सीजन दिया, फ्लोरीन दिया, सल्फर दिया और क्लोरीन दिया, और बोला इनका साइज का ऑर्डर बनाना है। क्या बनाना है? इनका साइज का ऑर्डर। क्या ये न्यूट्रल स्पीशीज है या चार्ज स्पीशीज है बेटा? न्यूट्रल। क्या ये सारे सेम पीरियड के हैं? क्या ये सारे सेम ग्रुप के हैं? क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो ही नहीं सकते, और ना ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। अब मुझे बताओ, 5वें नंबर का केस क्या बोला था मैंने? 2 एडजेसेंट पीरियड और 2 एडजेसेंट ग्रुप। जरा इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन याद करने की कोशिश करो, ध्यान से सुनना, ध्यान समझना। ये ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट है, ओल्ड स्टाइल से डिपो, और ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है। फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी इज रेडियो एक्टिव। ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड। ध्यान से देखो, क्या ये 2 लगातार आने वाले पीरियड है या नहीं है?
क्या ये दो लगातार आने वाले ग्रुप है या नहीं है? और ये पी ब्लॉक के ग्रुप है या एस ब्लॉक के ग्रुप है? पी ब्लॉक। अगर एस ब्लॉक का लगातार आने वाला ग्रुप आया ना, क्या बात समझ में आ रही है? जिगजैग जिगजैग। अभी मैं जो बात कर रहा हूं ना, वो कब बात कर रहा हूं? जब पी ब्लॉक के केस में दो लगातार पीरियड और दो लगातार ग्रुप वाला केस है। ध्यान सुनना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है शेल नंबर से। किससे सॉल्व करना है बेटा? शेल नंबर। ये बात बताओ मुझे, अगर ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, इसका मतलब क्या इनमें कितने शेल होंगे? दो। किस किस में? ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। और ये थर्ड पीरियड के है, इसका मतलब इनमें कितने शेल है बेटा? तीन। अब मुझे बताओ, दो शेल वालों के मुकाबले तीन शेल वालों का साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। दो शेल वालों के मुकाबले, शेल नंबर से सॉल्व करना है, दो शेल वालों के मुकाबले तीन शेल वालों का साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा। इसका मतलब है इन दोनों का साइज बड़ा है, उन दोनों का साइज छोटा है। ये साइन बनाने का मतलब ये दोनों बड़े और वो दोनों छोटे, क्योंकि इनमें तीन तीन शेल है, उनमें दो दो शेल है। और मुझे बताइए, क्या ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन बड़ा कौन छोटा पता है हमें? क्या ये लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज डिक्रीज होता है, और सल्फर से क्लोरीन जाने पर भी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। अब मुझे बताओ, इनमें से डिक्रीजिंग, सॉरी मतलब हम लोग छोटे से बड़े का ऑर्डर बनाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाते हैं। मुझे बताइए, इन दोनों से छोटे ये दोनों, और इनमें छोटा कौन है? फ्लोरीन। मतलब सबसे छोटा फ्लोरीन, उससे बड़ा ऑक्सीजन, उससे बड़े ये दोनों, और इन दोनों में छोटा कौन है? क्लोरीन, और सबसे बड़ा कौन है? सल्फर। एक बार जरा इस ऑर्डर को देख ले, अच्छे से समझ ले कि ये ऑर्डर कैसे बनाया गया है। एक बार चेक कर ले, देख लीजिए इत्मीनान से। अभी ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे हम, बट एक बार इस ऑर्डर को देख लें कि मैंने वो जो साइन बनाया उसके हिसाब से ये कैसे लिखा है। सबसे पहली बात ध्यान से देखो, ये जो व्हाइट कलर का ये जो है, इसको मैं पिंक से कर दे रहा हूं, ये पिंक वाला आ गया। सल्फर और क्लोरीन बड़े हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन छोटे हैं। और ऑक्सीजन फ्लोरीन में छोटा कौन है? फ्लोरीन। ऑक्सीजन बड़ा। और सल्फर क्लोरीन में छोटा कौन है? क्लोरीन। और बड़ा कौन है? सल्फर। ध्यान सुनना, ध्यान समझना। एक और क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूं, अभी फैक्टर में लिखा दूंगा आपको। अभी पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फैक्टर एक साथ लिखा देता हूं सारे। अगला देखें बेटा, मान लीजिए आपको दिया गया ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। जरा एलिमेंट चेक करिए, ना ये सेम पीरियड है, ना ये ग्रुप है, ना ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ना ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है। ये दो लगातार आने वाले पीरियड और दो लगातार आने वाले ग्रुप का केस है। ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 का केस है बेटा। और एलिमेंट तो सेकेंड और थर्ड पीरियड के ही देता है आपको। ध्यान से देखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्या ये दो लगातार आने वाले पीरियड और दो लगातार आने वाले ग्रुप है या नहीं है बेटा? है। ये एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। कौन है बेटा? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में दो लगातार आने वाले पीरियड और दो लगातार आने वाले ग्रुप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन शेल नंबर से। अगर एस ब्लॉक में दो लगातार ग्रुप और दो लगातार पीरियड आए तो जिगजैग जिगजैग उल्टा है, क्या लगेगा? जिगजैग जिगजैग उल्टा है। पर यहां पर क्या लगाओगे बेटा? शेल नंबर। मुझे बताइए, इसमें कितने शेल है? दो। इनमें कितने शेल है? तीन। दो शेल और तीन शेल में बड़े कौन होंगे? तीन वाले, इनका साइज बड़ा। मुझे बताइए, इनमें से क्या मैं ऐसा बोल दूं कि फास्फोरस और सल्फर का साइज बड़ा और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का साइज छोटा? क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब मुझे बताओ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। तो बताओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन छोटा कौन बड़ा? ऑक्सीजन छोटा और नाइट्रोजन बड़ा। ऑक्सीजन छोटा और नाइट्रोजन बड़ा। अब मुझे बताओ, फास्फोरस और सल्फर में भी क्या ऐसे ही ट्रेंड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब मुझे बताओ, फास्फोरस और सल्फर में छोटा कौन है और बड़ा कौन है? फास्फोरस। तो क्या अब यहां पर हम ऐसा लिख दें कि सल्फर इज छोटा एंड फास्फोरस इज बड़ा? ये ऑर्डर बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि एग्जाम में कभी ऑर्डर आ जाए है ना साइज को बनाने का, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें ले लेता हूं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। एलिमेंट देखिएगा, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तूफानी रफ्तार से 2 मिनट का समय है सॉल्व करने तक के लिए।
टाइप्स को आइडेंटिफाई करना सीखते जाइए। चले बेटा बताइए, ये जो लास्ट वाला केस दिया गया इसका ऑर्डर क्या बनेगा बेटा? ये अगेन दो एडजेसेंट पीरियड और दो एडजेसेंट ग्रुप का केस है। इनमें सबसे छोटा साइज नाइट्रोजन, उससे बड़ा कार्बन, उससे बड़ा फास्फोरस और सबसे बड़ा सिलिकॉन। ये ऑर्डर बन के आ जाएगा। ये अब अपने को समझ में आना चाहिए। लिख नहीं रहा हूं इसका पूरा केस, आपको ये समझ में आना चाहिए। खुद नोट पे बात कर रहे हैं, नोट लिखवा देता हूं, स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, लिखिएगा। हाँ ऊपर क्या हुआ? लिखो नोट फॉर एलिमेंट्स ऑफ टू एडजेसेंट पीरियड एंड टू एडजेसेंट ग्रुप। 2 मिनट का 3 मिनट हो गया फिर ग्रुप। For elements of two adjacent period and two adjacent groups, for elements of two adjacent periods and two adjacent groups of P block, for elements of two adjacent period and two adjacent groups of P block, है ना? S block में नहीं लगेगा ये जो बता रहा हूं। S block में तो zigzag उल्टा ही लगता है, P block में है ना। यूज शेल नंबर, यूज शेल नंबर, यूज शेल नंबर। ये शेल नंबर अपन कहां लगा रहे हैं? कौन सा टॉपिक चल रहा है? रेडियस IEEAEN। कौन सा टॉपिक चल रहा है? रेडियस। तो अगर पी ब्लॉक में दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप के साइज का ऑर्डर आए, रेडियस का ऑर्डर आए, तो आपको क्या लगाना है? शेल नंबर लगाना। और उसे कैसे सॉल्व करना है वो हमने डिस्कशन किया। अब आते हैं एक और लास्ट टाइप के क्वेश्चन पे, और वो लास्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? आइए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एलिमेंट दिया, एक लिथियम दिया और एक आयोडीन दिया। कौन कौन सा एलिमेंट दिया बेटा? लिथियम एंड आयोडीन। जरा इन एलिमेंट्स को देखिए, क्या ये न्यूट्रल है या चार्ज है बेटा? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल है तो या तो सेम पीरियड का होगा, ये दोनों सेम पीरियड के तो बिल्कुल नहीं है, या फिर सेम ग्रुप का होना चाहिए, सेम ग्रुप का भी नहीं है। ना ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ना ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है। और दो एडजेसेंट पीरियड और दो एडजेसेंट ग्रुप के भी ये नहीं है, क्योंकि दो एडजेसेंट पीरियड दो एडजेसेंट ग्रुप होने के लिए 4 एलिमेंट चाहिए। कितने एलिमेंट चाहिए? या तो 2 ही है। एक ग्रुप नंबर 1 है, एक ग्रुप नंबर 17 है, एक सेकंड पीरियड, एक फिफ्थ पीरियड। ये कौन सा केस आ गया? रैंडम। कौन सा केस आ गया? अब रैंडम वाला केस आ गया तो बच्चा क्या सोचता है? मैंने आपको पहले बोला, बच्चा क्या सोचता है? सर ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें कितने शेल होंगे? 2। और ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें कितने शेल होंगे? 5। और बच्चा दिमाग ये लगाता है कि 2 शेल और 5 शेल में से बड़ा कौन होगा? 5 शेल वाला। ऑर्डर लगा के आया, ये घर आके इत्मीनान से सो गया। अगले जब खुला, नींद खुली, आंसर किया, ही पता चला आंसर ही गलत था। इसका करेक्ट आंसर उल्टा है। शेल नंबर कब लगाना है? या तो सेम ग्रुप के हो, और या फिर दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप, वो भी पी ब्लॉक, तब लगाना है। हर जगह शेल नंबर नहीं लगेगा। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? रेडियस। मुझे एक बात बताओ, लिथियम के लिए कौन सा रेडियस? ये मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है कि क्या है कि इनर्ट गैस है कि क्या है? मेटल। मेटल के लिए क्या निकालते हो? मेटालिक रेडियस। ये क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल के लिए क्या निकालते हो? कोवेलेंट रेडियस। और बताइए, मेटालिक और कोवेलेंट रेडियस में से बड़ा रेडियस कौन होता है? मेटालिक रेडियस। तो आपको ये क्वेश्चन
सेम टाइप का रेडियस तो कंपेयर ही नहीं हो रहा, कंपेयर ही अलग अलग टाइप के रेडियस हो रहे हैं, तो इसमें जेड इफेक्टिव सेल नंबर कुछ नहीं करेगा। काम कौन सा आएगा? टाइप ऑफ रेडियस। मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। ध्यान रखना कोई एक्सेप्शन नहीं, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको ग्रुप 1 के साइज की वैल्यूज दे रखी है, ग्रुप 17 की साइज की वैल्यू दे रखी है, उसमें लिथियम की वैल्यू और आयोडीन की वैल्यू जब आप आपस में देखेंगे तो लिथियम की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। ये क्वेश्चन खतरनाक बन सकता है, मार्केट में चलता भी है, कभी इनकेस आ गया तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए। अच्छा एक बात और सुनो, यहां पर ये जो शेल नंबर लगाया ना आपने, शेल नंबर क्यों गलत हो गया? क्योंकि टाइप ऑफ रेडियस अलग अलग थे। अगर मान लो इसका भी कोवेलेंट रेडियस होता और इसका भी कोवेलेंट होता तब शेल नंबर लग जाता। मान लो इसका भी मेटालिक होता और इसका भी मेटालिक होता तो शेल नंबर लग जाता जनरली। लेकिन हाँ ध्यान रखें कि अगर टाइप ऑफ एलिमेंट अलग है तो फिर टाइप ऑफ रेडियस से सॉल्व किया जाएगा। और इसके अलावा एक केस और आपको बताया जा रहा है, ध्यान से सुनना और ध्यान समझना, वेरी इंपॉर्टेंट केस। सबसे पहली बात इधर देखो, एस ब्लॉक के अंदर जिग जैग उल्टा है। इधर ध्यान देना 2 मिनट के लिए बेटा। लिथियम और मैग्नीशियम को देखो जरा ध्यान से, बताइए लिथियम और मैग्नीशियम ये आयनिक फॉर्म है या एटॉमिक फॉर्म है? बेटा एटॉमिक फॉर्म। बताइए इनमें से बड़ा साइज किसका है? बेरिलियम सबसे छोटा, लिथियम उससे बड़ा और मैग्नीशियम उससे भी बड़ा। ध्यान सुनना, ध्यान समझना बेटा। लिथियम और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम का साइज ज्यादा, ठीक? कितना ज्यादा? जरा सा ज्यादा है, पर हल्का सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। कई बार ये क्वेश्चन आपको LIMG का इक्वल भी लगा के दे सकता है, पर हाँ ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम में से बड़ा कौन? जिगजैग उल्टा इन लगाया, मैग्नीशियम बड़ा। एक टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस की जा रही, याद करिए हमने एक टर्म पढ़ी थी एनोमलस बिहेवियर, वैसी ही एक टर्म आती है डायगोनल रिलेशनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप कौन से खेत की मूली? आइए इसके ऊपर बात करते हैं। हेडिंग ये ऑर्डर तो लिख लो, लिथियम आयोडीन का, और एक छोटा सा पॉइंट बनाइए डायगोनल रिलेशनशिप। पहले डायगोनल रिलेशनशिप समझते हैं, फिर आते हैं इस लिथियम मैग्नीशियम पे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन वहीं से आएगा। चलिए ना, डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में मैं पहले आपको समझा देता हूं होता क्या है। ध्यान दीजिएगा इधर 2 मिनट के सब लोग। बेटा डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर क्या, याद करो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट थे वो कौन थे बेटा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है ना, इस तरह से बढ़ते जा रहे थे। और यहां पर अगर हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करें तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन था बेटा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, है ना, इस तरह से बढ़ते जा रहे थे। अब एक बात बताओ, क्या मैंने आपको यह बोला था कि डाउन द ग्रुप आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी जनरली सिमिलर होनी चाहिए? बेटा हाँ, डाउन द ग्रुप आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी जनरली क्या होनी चाहिए बेटा? सिमिलर होनी चाहिए, तभी तो उनको सेम ग्रुप में रखा गया है। लेकिन सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, क्या इनकी कुछ प्रॉपर्टी अपने बाकी ग्रुप मेंबर से अलग होती है कि नहीं होती? होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? एनॉमलस बिहेवियर। तो इसकी जो प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से मैच नहीं हो रही है वो किसी से तो मैच होगी। वो किससे मैच हो जाती है? सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से, कुछ प्रॉपर्टी तो मैच हुई, ठीक है, वो तो बिल्कुल परफेक्ट बात है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से मैच नहीं होती है, और उनमें से कुछ प्रॉपर्टी उसकी मैच हो जाती है अपने से डायगोनली आने वाले थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ। ऐसे ही बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से मैच नहीं हुई, तो किससे मैच हो गई? डायगोनली आने वाले थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ। और इसमें जो इनकी प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी आती है, इस रिलेशनशिप को नाम दिया गया है डायगोनल रिलेशनशिप। पहली तो यह बात हुई, ठीक है। तो हेडिंग डाल ली आपने डायगोनल रिलेशनशिप, उसके अंदर ध्यान सुनो, पहले तो ये बना लो आप, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बना लो, रिप्रेजेंटेशन बना लो ऐसा, फिर स्टेटमेंट लिखाता हूं, उसका रीजन भी लिखते हैं, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से वो लिथियम और मैग्नीशियम की कहानी क्लियर होगी।
और आगे एस ब्लॉक में ये पढ़ना भी है डिटेल में, एनसीईआरटी में एक एक पेज दे रखा है इसके बारे में, और भयंकर क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। चलिए डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिखना स्टार्ट करेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, ऐसा लिखे, सम प्रॉपर्टीज ऐसा लिखेगा ना, सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, है ना, कुछ ही प्रॉपर्टी मैच होती है, सारी नहीं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स रिजेंबल विथ diagonally related element, resemble with diagonally related element of third period, diagonally related element of third period, है ना। ये सी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप। अब ध्यान सुनना, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई इनमें से ऐसे कितने पेयर हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। तो क्या आपको लिथियम एंड मैग्नीशियम का एक पेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। और दूसरा पेयर किसका बन रहा है बेटा, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम का। और बताइए तीसरा पेयर किसका बन रहा है बेटा, बोरॉन एंड सिलिकॉन का। ये आपको पेयर बता दिए गए। इसमें से बोरॉन और सिलिकॉन के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों के बारे में ही आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा ही इनके बारे में है। पर इनकेस कभी आ जाए तो ये पता होना चाहिए कि हाँ बोरॉन और सिलिकॉन भी डायगोनल रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। अब कारण पूछता है आपसे कि क्यों ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, उसका कारण सुनिएगा। इसके कारण में कई लोग गलत कारण बता देते हैं, ध्यान सुनना, तो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है बेटा। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के डायगोनल रिलेशनशिप का कारण बोला जाता है सिमिलर आयोनिक पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, सिमिलर आयोनिक पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं बोल रहा हूं, एक टॉपिक आएगा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं आयोनिक पोटेंशियल की। आयोनिक पोटेंशियल मतलब फाई, आयनिक पोटेंशियल मतलब फाई। सर ये फाई क्या है, फाई के ऊपर बात करते हैं। फाई को क्या बोला गया है, आयनिक पोटेंशियल। ध्यान सुनना, फाई का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन साइज या फिर चार्ज अपॉन रेडियस। फाई का मतलब है आयनिक पोटेंशियल। आगे जाके आप फजांस रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फजांस रूल। फजांस रूल में एक टर्म आएगी पोलराइजिंग पावर। क्या टर्म आएगी, पोलराइजिंग। वो पोलराइजिंग पावर भी यही है। आयनिक पोटेंशियल बोल दूं, चाहे चार्ज डेंसिटी बोल दूं, चाहे पोलराइजिंग पावर बोल दूं, तीनों एक ही चीज है और तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फाई। अब ध्यान सुनना, क्या बोला कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम के डायगोनल रिलेशनशिप का कारण क्या बोला, रीजन क्या बोला, सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। अब क्या करते हैं लोग बाग, इसको समझते हैं अभी। लोग बाग क्या बोलते हैं कि जैसे यहां सिमिलर आयनिक पोटेंशियल है ना, यहां भी बोल देते सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। गलत, एनसीईआरटी में साफ शब्दों में गलत है ये, बिल्कुल। ध्यान सुनना, पहले इसको समझते हैं फिर इस पे आऊंगा। पहले देखिए, यहां पर जब हम सिमिलर आयनिक पोटेंशियल की बात करें तो सिमिलर आयनिक पोटेंशियल कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि बेरिलियम का जो आयन बनेगा ना नेचर में, वो क्या बनता है, बेरिलियम 2+। अरे आयनिक पोटेंशियल है मतलब आयन के लिए निकलेगा ऑब्वियसली। और एल्यूमिनियम 3+ है मतलब ये इसका आयन है। मुझे बताइए, इसका अगर मैं फाई निकालता हूं, इसको मैं बोलता हूं फाई1, और इसका मैं फाई निकालता हूं, उसको मैं नाम देता हूं फाई2। और हमको चेक करना है कि वो सिमिलर है कि नहीं। क्या है, इसके ऊपर चार्ज आ रहा है +2, चार्ज बाय साइज, और इसके ऊपर चार्ज आ रहा है +3। बेटा इसका जो भी साइज होगा उसको मान लिया x पिकोमीटर है, और इसका जो भी साइज होगा उसको मान लिया y पिकोमीटर है। तो इन दोनों का जो रेशो आता है और इन दोनों का जो रेशो आता है ना, वो लगभग बराबर मिला है, लगभग बराबर मिला है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना इसका फाई है उतना ही इसका फाई है। इसका मतलब इनका फाई क्या हो जाएगा, सिमिलर। और अगर फाई सिमिलर हो गया
तो इनकी प्रॉपर्टीज भी बराबर हो जाएगी। आगे जब अपन पोलराइजेशन पढ़ेंगे ना तो क्या होगा, ये जितना फाई होगा ना उतने सामने वाले एनायन के इलेक्ट्रॉन ये कैटायन खींचेंगे। इसका खींचने का पावर और इसके खींचने का पावर बराबर है। खींचने का पावर बराबर होगा तो आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, ऐसी बहुत सारी चीजें बराबर निकलेंगी और इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी कैसी हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। सुनना, पहले तो आपने जो लिखा कि दो डायगोनल रिलेशनशिप है, उसमें से सबसे पहले फर्स्ट केस बना लीजिएगा बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम और इसका रीजन लिखिए सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। एग्जाम में कभी पूछा जाए कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, उसका रीजन क्या है, तो रीजन इज सिमिलर आयोनिक पोटेंशियल। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, रीजन लिख लेना सिमिलर आयनिक पोटेंशियल, सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। चले, है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। लिथियम और मैग्नीशियम, ध्यान सुनना, लिथियम और मैग्नीशियम की भी कई प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इसका कारण सिमिलर आयनिक पोटेंशियल नहीं है। लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होने का रीजन, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। सेकंड एग्जांपल लिख लो, लिथियम एंड मैग्नीशियम, और रीजन लिखिएगा ऑलमोस्ट सिमिलर, लिखिएगा ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। ध्यान सुनो, इधर देखो, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या है, सिमिलर आयनिक पोटेंशियल, और इनके लिए रीजन क्या है, रेडियस। इनका एटॉमिक रेडियस एज वेल एज इनका आयनिक रेडियस, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम का एटम एटम का रेडियस भी लगभग बराबर है और इसके आयन और आयन का आयनिक रेडियस भी लगभग बराबर है। इसका रीजन अलग है, इसका रीजन अलग है। अगर कभी आपसे पूछा गया कि लिथियम और मैग्नीशियम के डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या है, तो रीजन है कि इनका एटॉमिक रेडियस और इनका आयनिक रेडियस लगभग बराबर होता है। क्या ये इनके एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। लिथियम और मैग्नीशियम में से बड़ा कौन है? मैग्नीशियम, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस। अब सुनना मेरी बात, मैं आपको यहां पर एक साइज का ऑर्डर दे रहा हूं, ठीक है ना। ये हमने लिखा ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस है इनका बेटा, जो कि इसके डायगोनल रिलेशनशिप वाले पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है, ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस। अब इनके आयनिक रेडियस पे बात करेंगे। बात बताओ, लिथियम से Li+ बनाया आपने, ये इसका आयन बनेगा, और मैग्नीशियम का आयन क्या बनेगा बेटा? Mg2+। क्या इन दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों लगभग बराबर है, ये दोनों लगभग बराबर हैं। मुझे बताओ, इससे जब ये बनाया, क्या साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम होगा कि नहीं होगा? होगा। मान लो इसका साइज, मान लेते हैं ना, ऐसा अजम्पशन लेके चल रहा हूं, मान लीजिए इसका साइज 142 पिकोमीटर है और इसका साइज 146 पिकोमीटर है, मतलब वो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। अब जब Li से Li+ बनाया तो साइज छोटा होगा, और जब Mg से Mg2+ बनाया तो भी साइज छोटा होगा। बताइए, ज्यादा डिक्रीज यहां आएगा कि यहां आएगा? मैग्नीशियम में। क्या बात समझ पा रहे हो? क्यों होगा मैग्नीशियम में? +2 आ रहा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव साइज में डिक्रीज उतना ज्यादा। जब पहले का साइज लगभग बराबर था तो दोबारा जब डिक्रीज हुआ तो इसमें ज्यादा डिक्रीज आ गया। जब ज्यादा डिक्रीज आ गया, ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है, तो देखो यहां पर डिक्रीज ज्यादा आया और यहां पर डिक्रीज कम आया, लेकिन डिक्रीज आने के बाद आप देखोगे तो भी ये बड़ा तो हो गया,
लेकिन साइज अभी भी कंपेरेबल है। यही बात एनसीईआरटी बोलता है कि एटॉमिक में और आयनिक में दोनों में ही लगभग इनके साइज बराबर होते हैं, और इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है, क्योंकि इनका लैटिस एक जैसा बनेगा। एक ही जितनी जगह लेंगे ये घुसने के लिए कहीं पर भी लैटिस के अंदर, और एटॉमिक फॉर्म में इसका साइज बड़ा जिगजैग जिगजैग उल्टा है, लेकिन आयनिक के केस में लिथियम बड़ा हो जाएगा और मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, छोटा। इसको एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, एक्सेप्शन। अब इसको साइड में रखते हैं, अब क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है ना। देखो ये एम वाला लिखा, एन ले लेते हैं। चलिए इधर बताइए, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है Li प्लस और Mg2+, इसको भूल जाइए अभी। एक्सेप्शन है नहीं, रीजन मैंने बता दिया आपको क्या है, लेकिन एक्सेप्शन की तरह, क्योंकि हटके पॉइंट है ना, तो याद रखने के लिए आपके नजर में कुछ होना चाहिए, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। अपन तो एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, अपन तो ये लगा देंगे, ठीक है ना। समझ जाइएगा, ये डेंजर साइन जहां भी बन गया उसको समझ जाइएगा। ये तांत्रिक जहां भी आया, मतलब वहां पर कुछ तांडव होने वाला है, मतलब वहां कुछ होना था और कुछ उससे अलग मिलेगा आपको, है ना। ये पहचानने का तरीका रहेगा। मुझे बताओ Li प्लस Mg2+, क्या ये न्यूट्रल है, आयन है बेटा, आयन। आयन में या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट होगा, यही केस बन सकता है। बताइए क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है, क्या नहीं। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढो के बताओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। जनरल वाला केस याद करो, 2, 10, 18, 36, 54, इस तरह से पढ़ा था। आप ऑर्डर क्या लगा, क्या हो गए, 2 से बड़ा 10। घर पे आ गए खुशी खुशी, अरे वाह क्या सॉल्व करके आए हैं, वाह मजा आ गया, ये वो। जब सुबह उठे आंसर की आई, देखा, पता चला, अरे बाप रे, सिल्ली मिस्टेक हो गया है। अबे सिल्ली मिस्टेक नहीं, ये ब्लंडर मिस्टेक है बाबा। ध्यान सुनो, ये गलत है, क्योंकि ये इसलिए गलत है क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज लगभग बराबर हुआ करता था। इस वजह से जब इनके आयन बने तो आयन बनते वक्त इसमें ज्यादा डिक्रीज आया, इसमें कम डिक्रीज आया। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। यहां पर सारा का सारा खेल किससे सॉल्व होगा, डायगोनल रिलेशनशिप से। और लिथियम और मैग्नीशियम में एटॉमिक फॉर्म में तो मैग्नीशियम बड़ा होगा, लेकिन आयनिक फॉर्म में लिथियम थोड़ा सा बड़ा होगा मैग्नीशियम से। तो पहली बात तो Mg+ नहीं होता, या Mg2+ होता। फिर यहाँ Li+ और Mg2+ में से Li+ बड़ा होता और Mg2+ छोटा होता। छाप लो इसको। ये जहां पर खतरे का, देखो एक बात समझ लेना, मैं पहले बता दूं आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हो, इतना सब जानते ही हो कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन एक्सेप्शन आएंगे। जैसे ये एक्सेप्शन है, अब है तो नहीं एक्सेप्शन, पर कहा तो जाएगा एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि जो होना था उससे कुछ अलग हो रहा है, तो इसलिए एक्सेप्शन। रीजन तो हर चीज का है, पर एक बात सुनना, हर टॉपिक के बाद एक्सेप्शन आएगा। जो लोग कोटा फैक्ट्री वगैरह देख के आते हैं ना, उनके लिए बता रहा हूँ ये, है ना। तो जिसने कोटा फैक्ट्री बनाया, पहली बात तो उसने पढ़ा नहीं ढंग के टीचर से, पहली प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है। वो उसकी गलती, अपन क्या कर सकते उसमें, ठीक। अब ध्यान सुनो, एक्सेप्शन हर जगह आएगा, लेकिन हर मतलब मैं आपको लास्ट तक आप बोलो तो 100, 200, 400, 1000, 2 करोड़ जितने एक्सेप्शन बोलो उतने लिखाए जा सकते। केमिस्ट्री में एक्सेप्शनों की कोई कमी नहीं है। वो सिर्फ इनऑर्गेनिक नहीं, वो ऑर्गेनिक, फिजिकल, विजिकल, हर जगह एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन भरे। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एक साइंस है, एक स्टडी है। स्टडी होने पे जो रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट जैसा होना था वैसा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो एक्सेप्शन है, बस यही बात होती है, और कुल मिला कुछ नहीं। पर आपको सिलेबस के खत्म होने तक 12 से 15 एक्सेप्शन बोले जाएंगे याद करने के लिए। कितने बोले जाएंगे, 12 से 15। अब अगर 12 और 15 एक्सेप्शन याद नहीं कर सकते तो बेटा आप कंपटीशन के लिए नहीं बने हो, साफ बात। 12-15 तो फॉर्मूले ही याद कर लेते हो भैया,
फॉर्मूले 200 400 याद कर लोगे तो 2 4 10 12 एक्सेप्शन याद करने में कोई बुराई नहीं है। अगर किसी से वो भी ना हो तो मत करना, ऐसे ही चले जाना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 15 नहीं, आराम से, परेशान मत हो। एक्सेप्शन के क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में रेयरली आते हैं, पढ़ना हमको पड़ता है, क्यों हम तो 0 से लेकर 720 तक लाने की हर तैयारी करवाएंगे आपको। आप में से कोई 720 ले आए, क्या भरोसा, किस्मत किस्मत की बात होती है, लेकिन ऐसे भी किस्मत काम नहीं करती अगर मेहनत नहीं करोगे तो, ठीक है। पर एक बता दूं, तो 720 वाले को भी पढ़ाना और ऐसे भी पढ़ाना, तो अपने को कराना तो हर चीज पड़ेगी। मार्केट के क्वेश्चन करोगे, इधर के करोगे, उधर के करोगे, यहाँ के करोगे, पुराने दिमाग के, ऊपर वाले के, नीचे वाले के, हर जगह क्वेश्चन करोगे तो मिलेगा। अब मिलेगा तो बाद में आके मेरे प्राण खाओगे, सर इसका क्या है, उसका क्या, तो मैं लिखवा सब दूंगा, लेकिन जिसको मैं बोलूं कि ये याद होना चाहिए, मतलब वो फिर याद होना ही चाहिए। ये पहला है। Li प्लस और Mg2 प्लस, ये साइज का ऑर्डर याद होना ही चाहिए, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये एस ब्लॉक के लिथियम और मैग्नीशियम के डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन है। एनसीईआरटी में दिया हुआ पॉइंट है और इसीलिए इस पर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद है तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज आप गड़बड़ कर दोगे, जो कि इलेक्ट्रॉन वाले के बेसिस पे था। तो ये पहला एक्सेप्शन आपको बताया जा रहा है जो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां पर आके जो साइज वाइज से रिलेटेड क्वेश्चन हमें करने थे वो खत्म होते हैं। एक और क्वेश्चन करा देता हूं, लिखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ऐसा लिखे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इधर देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऐसे शॉर्टकट बना लो ताकि लिखने का टाइम बचता है बार बार, ठीक है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, WOTF भी चाहो तो लिख सकते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज मैक्सिमम, in which of the following compound internuclear distance is maximum। ये बात बताओ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बॉन्ड लेंथ, DAA, इंटरन्यूक्लियर माइनस नहीं है रे बाबा, वो डैश है, DA माइनस ए नहीं है बाबा, ये ना चोल बे, ये DAA है, ये डैश है बेटा, क्या है, डैश, ठीक है। A माइनस ए तो D0 लिख दूं मैं वहां पर, A डैश ए है, ठीक है ना। तो यहां पर बात करें, ध्यान सुनिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज मैक्सिमम, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब DAA आपको निकालना है या DAB जो भी होगा, और यहां पर बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है बेसिकली। ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, लिखिएगा, पहला ऑप्शन LICL, दूसरा ऑप्शन LIBR, तीसरा ऑप्शन LII और लास्ट ऑप्शन सेम इन ऑल। लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड एंड सेम इन ऑल। क्या रहेगा आंसर बताइए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आपको क्या बताना है? मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस सबसे बड़ा कब होगा? जब एटम का साइज बड़ा होगा। बेटा लिथियम तो तीनों में कॉमन है, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में बड़ा कौन है? आयोडीन। आयोडीन बड़ा है तो ऑब्वियसली इनके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, या फिर इसको ऐसा डायग्रामेटिकली देख लो, लिथियम 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 तो तीनों में बराबर है। क्लोरीन का साइज मान लो ऐसा है, ब्रोमीन का साइज मान लो ऐसा है, उससे थोड़ा बड़ा, और आयोडीन का साइज ऐसा है, तो बेटा इनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस, इनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस और इनके न्यूक्लियस डिस्टेंस में सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसका होगा। इस तरह की कुछ बात आ जाएगी। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, in which of the following compound in which of the following compound cation to anion size ratio cation to anion size ratio is maximum? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड केटायन टू एनायन साइज रेशियो इज मैक्सिमम।
ये जो अभी क्वेश्चन आपको लिखा है क्या बेटा, इस पे 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले एक ये टाइप कर लेते हैं, बाकी इसी में डिस्कस कर दूंगा बाकी टाइप क्या होते हैं, ताकि एक बार आइडिया रहे। क्या बोला गया है प्रश्न में, क्या प्रश्न की लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको? देखो आधो का तो क्वेश्चन गलत क्यों हो जाता है, लैंग्वेज, तो अपने को ट्रांसलेशन तो आना चाहिए भाई। अब किसी को अंग्रेजी ही ना आती हो तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, ये बात हमेशा ध्यान रखें। ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन होने और ना होने में, ठीक है। अभी मुझे बताओ, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैटायन टू एनायन साइज रेशो निकालना है। रेशो निकालने का मतलब इतना समझ में आता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कैटायन ऊपर और एनायन नीचे, क्योंकि मैंने कैटायन टू एनायन साइज रेशो बोला है। मैं चाहता तो क्वेश्चन में एनायन टू कैटायन साइज रेशो भी कह सकता था, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, वो भी आ सकता है। और आपको क्या बोला है कि ये रेशो मैक्सिमम चाहिए कि मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम। अब मुझे बताओ ये रेशो मैक्सिमम कब आएगा, जब ऊपर वाले का वैल्यू ज्यादा होगा और नीचे वाले का वैल्यू कम होगा। अगर मैं इसको मिनिमम बोलता तो ये कम और ये ज्यादा होना था, और इसको मैं एनायन टू कैटायन मैक्सिमम और एनायन टू कैटायन मिनिमम भी बोल सकता था, उस हिसाब से फिर आपको सोचना पड़ता। अभी इसको मैक्सिमम चाहिए, मुझे बताओ LIF, क्या LIF को जब आप तोड़ोगे तो Li प्लस एफ माइनस Na प्लस एफ माइनस के प्लस एफ माइनस आरबी प्लस एफ माइनस में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा, क्योंकि आपको तो कैटायन और एनायन में तोड़ना है, तभी तो रेशो निकालोगे। एनायन तो चारों जगह सेम है, तो इससे तो कुछ पता चलने नहीं वाला, तो इसको भूल जाइए। अब किसको देखना है, कैटायन। और ये रेशो मैक्सिमम कब होगा, जब कैटायन बड़ा होगा। और बताइए लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम में बड़ा कौन है, रुबिडियम, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल यहां पर हमारा डिस्कशन जो रेडियस से रिलेटेड ये खत्म होता है। अगले लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनेशन एंथैल्पी। लेकिन आज का और कल का जो आपको समय मिल रहा है उसमें रेडियस को बहुत तसल्ली से पढ़िएगा। रेडियस थोड़ा लेंदी टॉपिक है, पर इसको समझना डिटेल में इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि आगे पूरी केमिस्ट्री में आपको जब भी साइज की जरूरत पड़े तो हमें साइज के बारे में कुछ सोचना ना पड़े, और इसी से आगे की टॉपिक्स होंगे वो फटाफट होंगे, क्योंकि इसको टाइम देना जरूरी रहता है। चलिए नोट कर लें इसके, आगे का डिस्कशन अगली क्लास में। मॉड्यूल सॉल्व करते रहना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम भी है, तो सॉल्व कर लेना ताकि डिस्कशन हो जाएगा टाइम पे ना बेटा। राधे राधे बेटे।